हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंपनी के बारे में। ये कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है और ये बहुत ही हायर मार्जिन पे प्रॉफिट अर्न करती है। अगर इसका आरओसी आप देखेंगे आखिरी 10 साल का लगभग 50% के आसपास है और अभी करंट ईयर का 29.6% के आसपास। अगर मैं इसकी बैलेंस शीट आपको दिखाऊं 2018 से लेके अभी तक कंपनी ने अपने रिजर्व्स लगभग 7 टाइम्स के आसपास ग्रो कर दिए हैं और फिक्स्ड एसेट भी लगभग 6 to 7 टाइम्स ग्रो कर दिए हैं। 6 साल के प्रॉफिट भी अगर देखोगे और सेल्स भी लगभग 5 टाइम्स के आसपास सेल्स ग्रो करी है और नेट प्रॉफिट भी लगभग 5 टाइम्स के आसपास ग्रो कर दिया है 49 से 258 करोड़। और अभी इनकी सेल्स और रेवेन्यू और बढ़ने वाला है लगभग 2.5 टाइम्स के आसपास। अगर आप इनकी लेटेस्ट कॉन कॉल सुनेंगे तो मैनेजमेंट ने बताया है अभी इनके क्या क्या एक्सपेंशन प्लान्स हैं, न्यू आइटम्स इन्होंने अपने उसमें ऐड करे हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट सेक्शन में ट्रांसक्रिप्ट में जाएंगे और पीपीटी में तो वो सब आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। तो कैसे इनकी सेल्स बढ़ने वाली है वो मैं आपको समझाता हूँ, बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंपनी करती क्या है, इसका बिजनेस क्या एक्चुअली कौन कौन से इनके प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं पहले आपको बिजनेस इनका अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी, उसके बाद ही आप इनके एक्सपेंशन प्लान समझ पाएंगे। और इसका टेक्निकल चार्ट भी देखेंगे जो कि आप देखेंगे अगर तो ज़मीन पे एकदम इसका शेयर प्राइस पड़ा हुआ है, लगभग ऑल टाइम लो पे ट्रेड कर रहा है 1288 के आसपास। और इस स्टॉक का टारगेट अभी 110% से भी ज़्यादा है। तो चलो सबसे पहले मैं आपको बिजनेस की ओर लेकर चलता हूँ। एक तो ये कंपनी के आपको नाम से ही क्लियर होगा कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली केमिकल्स बनाती है, इसलिए इनका नाम क्लीन साइंस है। अगर इनका मैं आपको सबसे पहले रेवेन्यू ब्रेकडाउन बताऊँ कि कौन से सेगमेंट से इनका कितना परसेंट की सेल्स होती है, लगभग 69% इनका परफॉर्मेंस केमिकल से आता है, 18% फार्मा और एग्रो के लिए केमिकल्स बनाने से आता है और लगभग 14% इनका एफएमसीजी के लिए केमिकल्स बनाने से आता है। इन तीनों सेगमेंट्स का भी अगर ब्रेकडाउन मैं आपको समझाऊं तो परफॉर्मेंस केमिकल सबसे पहले, इसमें इनके जो मेन प्रोडक्ट हैं एक तो MEHQ, एक BHA और एक TBHQ। ये बेसिकली पॉलीमर स्टेबलाइजेशन के एप्लीकेशंस में काम आता है MHQ। और BHA और TBHQ ये भी फूड प्रिजर्वेटिव्स और पॉलीमर एडिटिव्स में काम में आता है। दूसरा फार्मा इंटरमीडिएट्स में इनका जो मेन फोकस है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी एस्थमेटिक जो ड्रग्स होते हैं उनके लिए इंटरमीडिएट बनाती है। इंटरमीडिएट और APIs में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो कंपनीज APIs बनाती हैं वो फार्मास्यूटिकल कैटेगरीज में आती है और जो इंटरमीडिएट बनाती है वो केमिकल कंपनीज में आती है। इंटरमीडिएट बेसिकली अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो वो होता है जो ना ही तो रॉ मटेरियल होता है फार्मा में और ना ही एंड प्रोडक्ट होता है, वो बेसिकली बीच की प्रोसेस में ऐसा इंटरमीडिएटरी का काम करता है, तो उसको फार्मा इंटरमीडिएट्स बोलते हैं। वो ये कंपनी बनाती है एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स के लिए। और FMCG केमिकल्स में मेनली ये एनिसोल और एरोमा केमिकल्स बनाते हैं जो कि फ्रेगरेंसेस, क्लीनिंग एजेंट्स और बेसिकली पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं। तो अभी बात करते हैं इनकी कैपेसिटी और एक्सपेंशन की जो कंपनी ने अपनी कॉन कॉल्स में डिस्कस किया है। तो अभी इन्होंने बताया कि जो अभी इनकी करंट कैपेसिटी है उसका लगभग ये लोग 70% के आसपास ही यूटिलाइज कर पा रहे हैं। और जो मैंने आपका इनका परफॉर्मेंस केमिकल का प्रोडक्ट बताया HALS, इसका लगभग टोटल यूटिलाइजेशन ये लोग सिर्फ 10 से 15% पर ही है लगभग, यानी कि जितनी इनकी कैपेसिटी है उससे लगभग ये सिर्फ और सिर्फ 10 से 15% ही बना रहे हैं। और इनका अभी पूरा कैपेक्स प्लान है उसको भी बढ़ाने का। HLS अगर आपको मैं सिंपल बताऊं तो ये हिंडर्ड एमाइन लाइट स्टेबलाइजर इनको बोलते हैं और इसमें इनके काफ़ी प्रोडक्ट हैं 701, 770 और अभी एक दो ये न्यू वेरिएंट्स लेके आने वाले हैं 622944। तो इसका बेसिकली सिंपल एप्लीकेशन क्या है, ये प्लास्टिक्स में यूज़ होता है टू प्रिवेंट द प्लास्टिक फ्रॉम डिग्रेडेशन फ्रॉम UV लाइट, यानी कि ये प्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं प्लास्टिक के, उनकी शेल्फ लाइफ थोड़ा बढ़ाने के लिए ये प्रोडक्ट यूज़ में आता है। तो जो अभी इनका टोटल कैपेक्स का प्लान है लगभग 300 करोड़ के आसपास का इन्होंने प्लान किया है। उसमें इनका पहला टारगेट HALS एक्सपेंशन ही है, जिसमें ये इनकी अभी करंट यूटिलाइजेशन जिसकी 10 to 15% है उसको जैसे जैसे बोल रहे हैं कि ग्लोबल डिमांड उसकी बढ़ेगी तो ये उसकी कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से इनका और ज़्यादा एफिशिएंसी होगा और मार्जिन इनके और ज़्यादा बढ़ेंगे इस प्रोडक्ट की वजह से। जो ऐसे केमिकल्स की लोअर यूटिलाइजेशन की होती है स्टार्टिंग में, क्योंकि जब नया नया कोई केमिकल बनता है तो मार्केट में कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड करने में थोड़ा टाइम लगता है, साथ ही साथ क्लाइंट से अच्छा अप्रूवल मिलने में और प्रोडक्ट वैलिडेशन मिलने में भी टाइम लगता है, जिसकी वजह से इनिशियल यूटिलाइजेशन काफ़ी कम रहती है ऐसे केमिकल्स की। और जब ये इसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो जैसे इनके फिक्स्ड कॉस्ट हैं, प्लांट मेंटेनेंस, यूटिलिटीज़ वगैरह, लेबर वगैरह, वो सब फिक्स चार्जेस रहेंगे, वो ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे और सेल्स इनकी ज़्यादा बढ़ेगी, जिसके चलते इनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होएगा और उसका अच्छा असर पूरी प्रॉफिटेबिलिटी पे दिखेगा। और HLS के ज़्यादा वेरिएंट्स लाने से इनका क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफरिंग भी बढ़ेगी थोड़ी,
इनकी डिपेंडेंसी भी किसी एक सिंगल प्रोडक्ट से कम होगी और इनका टारगेट है लगभग शॉर्ट टर्म में यानी कि 1 से 2 साल के अंदर अंदर 40 से 50% ये लोग यूटिलाइज करेंगे लगभग फाइनेंशियल 26 तक, और आने वाले 3 से 4 साल में लगभग 80 to 90% ये लोग कैपेसिटी को यूटिलाइजेशन करेंगे और लगभग 5 साल में पूरा 100% ये लोग यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देंगे। सेकंड, इन्होंने जो वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स सेगमेंट है उसमें भी 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है एक सब्सिडरी में अपनी, और जिसको ये बोल रहे हैं उसको लगभग ये दिसंबर 2025 तक लॉन्च कर देंगे। और वो केमिकल का यूज इंडस्ट्रियल वाटर प्यूरिफिकेशन में होगा मेनली, और उसका रेवेन्यू इन्होंने एस्टिमेट दिया है लगभग 300 से 320 करोड़ का साल भर का रेवेन्यू होगा उससे इनका। फिर 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन्होंने परफॉर्मेंस केमिकल्स में किया है, जिसमें एक वर्साटाइल स्टेबलाइजर और इनहिबिटर के लिए, और जिसको ये लोग लगभग जून जुलाई 2025 तक के आसपास लॉन्च करने का इनका प्लान है, जो कि पॉलीमर, पेट्रोकेमिकल और कोटिंग इंडस्ट्रीज में यूज होएगा। और उससे भी इनका लगभग 350 करोड़ के रेवेन्यू का टारगेट है। उससे बाद इन्होंने 30 करोड़ का लगभग फार्मा इंटरमीडिएट बनाने में इन्वेस्ट किया है, जिसको ये नेक्स्ट क्वार्टर में लॉन्च करने वाले हैं, और लगभग उससे भी इनका 80-90 करोड़ के आसपास रेवेन्यू आएगा साल का। और ये सब अगर आप देखेंगे तो ये हो रहा है 300 करोड़ का लगभग जो कैपेक्स का प्लान है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे से हो रहा है। इनके पास, कंपनी के पास आज तक बिल्कुल भी डेब्ट नहीं है, ना ही इन्होंने कभी लिया है। सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ की लीज लाइबिलिटीज है इनके पास। तो कंपनी खुद के पैसे से ग्रो करना पसंद करती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अभी अगर इसका चार्ट देखेंगे तो स्टार्टिंग से जब से कंपनी लिस्ट हुई है तब से अभी तक का सबसे लोवेस्ट शेयर प्राइस चल रहा है इसका। और इसका मतलब है कि आज तक इसके जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको लगभग 20% के वो लॉस में है, और उनको आज तक कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ। और इसके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अगर देखेंगे तो एक तो प्रमोटर ने आज तक अपनी होल्डिंग 75% से नीचे नहीं करी है, जो कि मैक्सिमम परमिसिबल होल्डिंग है प्रोमोटर्स के लिए। और अगर आप देखेंगे इसके एफआईज में तो स्टार्टिंग से नोमुरा इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड के पास लगभग 1.5% के आसपास की होल्डिंग है। डीआईज में एक्सिस म्यूचुअल फंड के पास स्टार्टिंग से लगभग 1.4 के आसपास है। और पब्लिक में देखेंगे तो अनंतरू फाइनेंशियल एडवाइजरी और प्लूटस मैनेजमेंट के पास लगभग 5% के आसपास है। और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ये स्टार्टिंग से काफ़ी कम ही है। 5% अगर इसका देखेंगे तो लगभग आज की डेट में 700-800 करोड़ के आसपास है। तो मतलब इन लोगों ने अपना 700-800 करोड़ लगाया हुआ है और आज तक इनको कोई भी रिटर्न नहीं मिला, बल्कि नेगेटिव 20% में डाउन है। और तब भी ये लोग इतना हाई पी देने के लिए तैयार हैं इसको। स्टॉक पी अगर देखेंगे आप 53 है, और अगर इसका हिस्टोरिकल पी देखेंगे तो एक टाइम पे तो ये 138 के आसपास था। तो ये सब इन्वेस्टर्स इतना हाई पी इसको इसलिए देने के लिए तैयार है क्योंकि वो जानते हैं आने वाले टाइम में इसकी फ्यूचर ग्रोथ कितनी है। इसका अगर चार्ट मैं आपको दिखाऊं तो जब इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था लगभग 5 जनवरी 2022 के बाद, और यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है, उसके बाद यहाँ पे आके इसका डाउन ट्रेंड खत्म हो गया। और उसके बाद देखेंगे तो आप लगभग 1.5 साल से ये सेम ही रेंज में ऊपर नीचे करके ट्रेड हो रहा है, यानी कि इसका अभी सेकंड फेज चल रहा है, ये अपने एक्यूमुलेशन फेज में चल रहा है। और अच्छी बात ये है कि अभी ये जो इसकी रेंज है उस रेंज के भी एकदम लोवेस्ट पॉइंट पे आ गया है फिर से भी, तो ये अभी एकदम बेस्ट रेट पे अवेलेबल है। वैसे तो इसका लॉन्ग टर्म टारगेट इसका ऑल टाइम हाई है, लेकिन अगर इस रेंज को भी हम लोग ट्रेड करें तो भी इस रेंज के लिए भी इसका शॉर्ट टर्म टारगेट लगभग 20 से 22% का है। और ऑल टाइम हाई टारगेट इसका रहेगा, इसका ये जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न है ये इसमें बनेगा एक अच्छे वाला, पहले डाउन ट्रेंड, उसके बाद यहाँ पे इसका एक्यूमुलेशन हो रहा है ऊपर नीचे रख के, और उसके बाद ये फाइनल अपने ऑल टाइम हाई पे जाएगा, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न कंप्लीट करेगा जो कि लगभग ऑल टाइम हाई से 110% के आसपास है। और मुझे नहीं लगता ये 1-1.5 साल से ज़्यादा लेगा ये टारगेट अचीव करने में। तो ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर के चलते इनका 2.5 गुना के आसपास तक रेवेन्यू बढ़ने वाला है। और उस बेसिस पे अगर 2.5 गुना प्रॉफिट इंक्रीज भी मान लें हम लोग, हालांकि प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ता है सेल्स के बढ़ने पर, बट फिर भी अगर इसका 2.5 गुना के आसपास भी मान लें तो 650 के आसपास तक इसका प्रॉफिट पहुंच जाएगा आने वाले 2 से 3 साल में। और उस बेसिस पे अगर इसका फॉरवर्ड पी निकालेंगे तो लगभग 20 के आसपास इसका फॉरवर्ड पी आएगा। तो ये मैंने स्टडी पर्पस के लिए आपके साथ डिस्कस किया है स्टॉक। आप क्या सोचते हैं इस स्टॉक के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।